हेलो डियर्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आज केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी वीडियो लेक्चर है जहां पर हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करेंगे। हालांकि जिन भी टर्म्स की हम बात करेंगे वो टर्म्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस कर लेंगे उनके बारे में। तो जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग के बाकी लेक्चर्स को नहीं देखा है, पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप केमिकल बॉन्डिंग के बाकी लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर पर आइए। तो बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। एक छोटा सा वीडियो लेक्चर ही होगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है पढ़ने के लिए यहाँ पर। सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। तो बॉन्ड लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। इस तरीके से अगर ये मान लो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लिया, तो इस तरीके से क्या होगा, ये सेंटर होगा, ये न्यूक्लियस होगा, ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। तो इनके न्यूक्लियस के जो सेंटर्स हैं, अब न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे तो न्यूक्लियस के सेंटर्स ही लेंगे। तो दोनों के जो न्यूक्लियाई हो गए, न्यूक्लियाई के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है d, इस d को हम क्या कहेंगे, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। तो बॉन्ड लेंथ को हमें अगर डिफाइन करना पड़े, ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो H2 मॉलिक्यूल का लिया। बॉन्ड लेंथ को अगर डिफाइन करना पड़े तो हम लोग बोलेंगे कि दो एटम्स, उनके जो न्यूक्लियाई हैं उसके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, बट वो एटम्स कैसे होने चाहिए, बॉन्डेड होने चाहिए। तो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बाकी फार्मूलाज तो बहुत सारे निकल आएंगे जिससे हम बॉन्ड लेंथ को रिलेट करा लेंगे, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो यही होती है। तो पहले बॉन्ड लेंथ में आप डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। It is the equilibrium distance between the nuclei, between the centers of nuclei of two bonded atoms। इस तरीके से आप एग्जाम्पल दिखा सकते हो। और भी हम कुछ फार्मूलाज बना सकते हैं, जैसे कि अब अगर दो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, एक एटम A है, एक एटम B है, इस तरीके से यहाँ पर अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो इस केस में चलिए बॉन्ड लेंथ को हमने D से दिखाया था, तो D से ही अगर दिखा लें तो D इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। अगर यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये कोवेलेंट रेडियाई ली जाएंगी, और कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जा चुका है। तो अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा कुछ है जहां पर एटम्स कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो जो बॉन्ड लेंथ D होगी वो दोनों की रेडियाई के सम के बराबर होगी। ऐसे ही अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर दोनों एटम्स सेम हैं, तो जो बॉन्ड लेंथ D होगी वो 2 इंटू रेडियस ऑफ A के बराबर होगी। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जैसे कि आपने ले लिया A पॉजिटिव B नेगेटिव, तो आयनिक कंपाउंड्स में एक रेडियस डिफाइंड होती है, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। कैटाइन की रेडियस होगी, एनाइन की रेडियस होगी। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी D इज इक्वल टू वो रेडियस ऑफ A पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ B नेगेटिव, इसके बराबर हो जाएगी। तो मतलब बॉन्ड लेंथ की अगर डेफिनेशन देनी है तो हम यही कहेंगे कि बॉन्डेड एटम्स होने चाहिए, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड से हों या फिर आयनिक से हों। वैसे बॉन्ड लेंथ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कोवेलेंट में ही होता है, लेकिन आयनिक में भी ये दिया गया है, बुक्स में दिया गया है और क्वेश्चंस भी आए हैं। तो बॉन्ड लेंथ की जो डेफिनेशन होती है वो हम यही देते हैं कि बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के सेंटर की बीच की डिस्टेंस, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो ये सारा कॉपी करने के बाद अभी हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
देखिएगा बेटा, पहला फैक्टर होता है साइज। ध्यान देना, हमने यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, HF, HCl, HBr और ये HI। देखिए बेटा क्या हुआ होगा, H छोटा सा एटम H का बना लिया और ये ओवरलैपिंग, ये हमने यहां पर मान लिया Cl, ये न्यूक्लियस, और ये हमने किसका मान लिया, हाइड्रोजन का। तो जो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होगी वो ये वाली होगी, ये वाली डिस्टेंस। अच्छा, अब हुआ क्या, फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया, हाइड्रोजन का साइज तो वही रहा, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होने से जो एटम होगा वो थोड़ा दूर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी इस तरीके से बढ़ जाएगी। देखो, हमने जानबूझ के एक एटम के साइज को कांस्टेंट रखा है, हर जगह H कैसा है, कॉमन है, H H H और H, लेकिन जो एक एटम है उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसका साइज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ने से क्या होता है, साइज बड़ा होगा तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये न्यूक्लियस है, छोटा एटम है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटी डिस्टेंस तक होगा, अगर बड़ा एटम है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर तक होगा, तो ओवरलैपिंग भी दूर से ही हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की तो होती है, इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं दोनों एटम्स के, तो दूर से होगा, तो फिर दोनों के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो इससे बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा निकल के आएगी। तो साइज में सीधे तौर पे यही कहा जाता है, लिख लीजिएगा, विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। जैसे आप यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। तो साइज में अगर आप चाहें एग्जाम्पल लेना चाहें और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लें H2O, अभी हम कंडेंस्ड फॉर्म में ही लिख रहे हैं, H2S, H2SE, H2TE। तो जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो हाइड्रोजन तो कांस्टेंट हो गया, जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ H बॉन्ड O से ज्यादा होगी H बॉन्ड S की, उससे ज्यादा होगी H बॉन्ड SE की, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये पहला फैक्टर हो गया जो साइज है, कॉपी कर लीजिए। दूसरा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरीके से। सेकेंड फैक्टर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा जी, कार्बन एटम्स के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बनता है, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, कार्बन बॉन्ड ये सिंगल बनाया हमने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर बनाया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो मल्टीप्लिसिटी लेवल जो बढ़ता है, मतलब सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल जब हम जाते हैं तो यहां से यहां जाओगे तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। ये मेरे ख्याल से 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, ये वैल्यू डबल बॉन्ड की होती है 1.31 या 1.32 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और ये 1.20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, अगर हुआ क्या, पहले सिंगल बॉन्ड हुआ था, कार्बन ये एक एटम कार्बन मान लिया, ये एटम कार्बन मान लिया, अगर सिंगल ओवरलैपिंग हुई है तो एक बार ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई। फिर अगर डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड बना होगा, तो क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ऊपर की तरफ, आपको पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तो ऐसे बेंड करके इस तरीके से पाई बॉन्ड ओवरलैप करते हैं तो एटम्स और पास आ जाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड में एक और पाई बॉन्ड आ गया होगा तो उससे क्या होगा, एटम्स और पास आ जाते हैं। तो एटम्स जब ज्यादा क्लोज होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो चुकी होगी। तो सिंगल से कम बॉन्ड लेंथ डबल की, और डबल से भी कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, ट्रिपल की।
एक चीज और है जिस पर डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ, तीसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है? एग्जांपल हम लेते हैं सी बॉन्ड एच। हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाया जा चुका है। तो सी बॉन्ड एच है, लेकिन इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। फिर से सी बॉन्ड एच है और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। फिर से सी बॉन्ड एच है, इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो बॉन्ड हर बार सी बॉन्ड एच ही है, बस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। मतलब ये एक वैलेंसी तो हमने कार्बन की पूरी कर दी, इसके अलावा भी तो कार्बन की 3 वैलेंसीज और होंगी। जब कार्बन की 3 वैलेंसीज और होंगी, वो कौन पूरी कर रहा है, वो किस बॉन्ड से पूरी हो रही हैं? अगर कार्बन की बाकी तीनों वैलेंसीज भी सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही हैं, ये तो सिंगल बॉन्ड है ही है, अगर चारों सिंगल बॉन्ड हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड इधर बना लिया, लेकिन हम बॉन्ड लेंथ जो कंपेयर कर रहे हैं वो डबल की नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं इसी की, सी बॉन्ड एच की, जो कि सिंगल है। लेकिन कार्बन ने अगर इधर डबल बॉन्ड बनाया होगा, फिर एक सिंगल बनाया होगा, तो इस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। और अगर कार्बन ने यहां ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है कहीं दूसरी जगह, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। हालांकि हम जो बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं वो सी बॉन्ड एच की कर रहे हैं, वो सिग्मा ही है, बस चेंज क्या हुआ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन अगर sp3 से sp2, sp2 से sp की तरफ जाएगा, तो यहां से यहां जाओगे तो जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी बॉन्ड एच घटेगी, डिक्रीजेस। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। एग्जांपल ये है, हमने एक बार तो लिया ईथेन। ईथेन में कार्बन कार्बन ये अटैच होंगे 3 हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ, ईथेन होता है C2H6। दूसरा हमने लिया इथीन। इथीन में क्या होता है, सी बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है और फिर यहां पर ये H H H और H। ध्यान दें बेटा, यहां पर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। कैसे है वो आप फाइंड भी कर सकते हो, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के। यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। और तीसरा एग्जांपल है इथाइन। इथाइन में कार्बन का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, फिर ये H होता है और एक H होता है इधर की तरफ, ये हो गया इथाइन C2H2। यहां पर बेटा कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। वो बात सही है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। लेकिन हम इस बॉन्ड को तो कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, हम जिस बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं वो है सी बॉन्ड एच, हम इसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। और सी बॉन्ड एच तो हर बार सिंगल ही है, हर बार सिग्मा ही है। तो आपको बता दें, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी बॉन्ड एच सबसे ज्यादा होगी नंबर 1 यहां पर, फिर 2 में और फिर 3 में। वजह यहां जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां sp2 है और यहां पर sp है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज होगा तो उससे भी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी। तो ये तो बेटा हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ को। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। मेन रोल अब जो रह गया वो रेजोनेंस का रह गया। तो रेजोनेंस वाले केस में आपको एग्जैक्टली बताया नहीं जा सकता, इस तरीके से समझाया नहीं जा सकता। वो रेजोनेंस वाले केस में बॉन्ड लेंथ किस तरीके से वैरी करती है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो ये टॉपिक खत्म हुआ बॉन्ड लेंथ, और जो सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर हम लोग लेंगे वो होगा बॉन्ड एनर्जी। देखो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या है, एग्जाम्पल लिया हमने,
ए बॉन्ड बी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। हमने यहाँ पर कुछ एनर्जी दी, ए और बी के बीच का बॉन्ड टूट गया, ये एटम बन गया ए गैस प्लस बी गैस। यहाँ पे जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा उसे हमने डेल्टा एच कहा। जो डेल्टा एच होगा वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड बी के बराबर होगा। क्यों, जरा समझो। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, ये हमने 1 मोल लिया था, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स सो दैट एटम्स आर सेपरेटेड इन गैसियस स्टेट। तो जो भी एनर्जी यहां पर देनी पड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे? उस पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। तो देखो यहां पर अगर हमें लिखना पड़े, मान लेते हैं कि ये कितनी निकल के आई थी, ये x किलो जूल थी, तो हम क्या कहेंगे? जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड बी होगी वो कितनी होगी? x किलो जूल पर मोल। बेटा ये जो होती है किलो जूल पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिखिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स सो दैट एटम्स आर सेपरेटेड इन गैसियस स्टेट। ये एग्जांपल हो गया। यहाँ पे ये 1 मोल बॉन्ड थे। अच्छा, कई बार क्या होता है बेटा जी, जो बॉन्ड्स होते हैं वो 1 मोल से ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, हमने H2O को लिया। अब H2O में हमने ये अलग किया, 2 हाइड्रोजन एटम गैसियस स्टेट में हो गए प्लस ये ऑक्सीजन एटम हो गया गैसियस स्टेट में। यहाँ का जो भी एंथैल्पी चेंज है, मतलब जो भी एनर्जी देनी पड़ी, उसे हमने कितना मान लिया? डेल्टा H मान लिया। अब ध्यान देना, जो H2O होता है, H2O में O और H के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं इस तरीके से। तो हुआ क्या बेटा, जब हमने इस रिएक्शन को कराया, मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें या इस एंथैल्पी चेंज की बात करें, तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है, इसमें 2 मोल बॉन्ड्स तोड़े गए हैं। क्योंकि H2O का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो H2O के 1 मोल में एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, तो 2 मोल O बॉन्ड H हो गए। तो यहां पर अगर हमें देना पड़े बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड H, तो वो कितनी आएगी निकल के? वो आएगी डेल्टा H अपॉन 2 के बराबर। इतनी होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल लीजिएगा। अगर हम इसी प्रोसेस को, H2O वाली प्रोसेस को, हमने पहले क्या किया? H बॉन्ड O गैस प्लस H गैस, यहां का जो भी एनर्जी देनी पड़ी वो डेल्टा H1 है। मतलब हमने दोनों बॉन्ड्स को अलग अलग स्टेप्स में तोड़ा। फिर H बॉन्ड O और इसको हमने ब्रेक कराया H गैस प्लस O गैस में। तो यहां जो देनी पड़ी एनर्जी वो डेल्टा H2 है। ध्यान दीजिएगा, एक नोट करने वाली बात यह है कि दोनों ही स्टेप्स में काम तो सेम ही हुआ है। यहां भी O बॉन्ड H तोड़ा गया, भाई 2 बॉन्ड थे, एक ये तोड़ के H अलग हो गया, H बॉन्ड O रह गया ये वाला। और इस स्टेप में भी क्या हुआ? H बॉन्ड O को ही ब्रेक कराया है। अब डेल्टा H1 जो होता है वो डेल्टा H2 के बराबर नहीं होता है। दोनों ही स्टेप्स में सेम काम किया गया, लेकिन जो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। वजह उसकी ये है, ये ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज है। यहाँ पर जब बॉन्ड तोड़ोगे H और O का तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जो ये OH है ये कोई स्टेबल स्पीसीज है ही नहीं, यहाँ तो बॉन्ड जल्दी से टूटना ही चाहता है खुद ही, तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ये वजह होती है। तो इस केस में O बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी क्या माने हम? ये वाली माने या ये वाली माने? तो इस वाले केस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ O बॉन्ड H कहाँ? इन H2O, ये मानी जाएगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपॉन 2 के बराबर। तो एवरेज लिया जाता है, वो होती है यहाँ की बॉन्ड एनर्जी। तो ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी? बॉन्ड एनर्जी की। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। डालेंगे हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। पहला फैक्टर लिखिएगा साइज। साइज में लिखते जाइए।
with increasing size of atoms bond length increases, comma, bond strength decreases, bond strength decreases, hence bond energy और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात है बेटा, हेंस बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्या बताया आपको, अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ से H बॉन्ड F, H बॉन्ड Cl, H बॉन्ड Br, H बॉन्ड I। जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो क्या होता है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा Br, Br से बड़ा I, तो बॉन्ड, ये मैं आपको पहले भी पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इस तरीके से लिख रहे हैं, इसका मतलब है इंक्रीजेज। तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीजेज, कम होगी। दूसरा फैक्टर हम यहाँ पर डालेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो पहला फैक्टर क्या हो गया था बेटा, ये तो हो गया था साइज, दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। बेटा जी सी बॉन्ड सी, ये सिंगल बॉन्ड है, सी बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। समझो बेटा, यहाँ केवल एक बॉन्ड तोड़ना पड़ा सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई। तो मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज लिखा हुआ है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। एक और फैक्टर होता है तीसरा, जो होता है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स। देखो ध्यान देना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, फिलहाल हम सी बॉन्ड सी की बात कर रहे हैं, तो उसने इधर की तरफ सिंगल बनाए, लेकिन अगर हम सी बॉन्ड सी की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन कार्बन ये निकल के 0 आता है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितने होंगे, 0 होंगे बेटा, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बना लेता है वो। हम फिलहाल इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इनको हटा दो आप वरना कंफ्यूज हो गया। अब हम बात करेंगे एन बॉन्ड एन की। एन बॉन्ड एन की बात करें तो नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। जब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, एक तो इसने ये बॉन्ड बना लिया, चलो दिखाई देते हैं, एक एटम में दिखा देते हैं, या चलो यहां भी दिखा देते हैं। हम फिलहाल इस वाले बॉन्ड पर फोकस कर रहे हैं। नाइट्रोजन ने जब 3 बॉन्ड बनाए, उसके बाद भी यहां पर क्या होता है, एक लोन पेयर बच जाता है। तो सी बॉन्ड सी, एन बॉन्ड एन, उसके बाद हम ले रहे हैं यहां पर ओ बॉन्ड ओ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ओ बॉन्ड ओ, एक बॉन्ड और बनाया होगा, इधर दिखा दिया हमने, इधर दिखा दिया, तो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। फिर लास्ट में हमने लिया एफ बॉन्ड एफ, दिख रहा है, दिख रहा है। फ्लोरीन की वैलेंसी एक ही होती है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। ऐसे यहां पर 3 बना लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो भी बिल्कुल ऐसा ही कॉपी होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमने बड़ा सा कॉमा यहां पर लगाए हैं, ध्यान दें। सी बॉन्ड सी थोड़ा छोटा करके पहले से ही चलते हैं। सी बॉन्ड सी की बात हो रही है, फिर कॉमा, एन बॉन्ड एन की बात हो रही है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड और बनाए होंगे, एक एक लोन पेयर होता है। फिर बात चल रही है ओ बॉन्ड ओ की वैलेंसी 2 होती है, एक बॉन्ड और बनाया होगा, उसके बाद भी यहाँ पर क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। फिर बात चल रही है एफ बॉन्ड एफ की, यहाँ पर फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स का नंबर होगा 3।
तो होता क्या है बेटा, इन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन लगता है। रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी होती है वो घट जाती है और बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। तो आप ये लिखोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये लिखने के बाद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज बिकॉज लोन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। बॉन्ड के पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, जिसके बारे में और बात होती है, एक बॉन्ड एंगल है, कुछ ज़्यादा लिखाया नहीं जाएगा आपको इसके बारे में, पढ़ाया तो है ही मैंने आपको बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल होता क्या है, देखो एक एटम ए है और इस तरीके से इससे अटैच हैं ये दो बी एटम्स। तो ये जो लाइंस होती हैं जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ये लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है थीटा हमने इस तरीके से ले लिया, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो बॉन्ड एंगल में बस दो लाइनें आप लिख लीजिए, लिखिएगा द एंगल बिटवीन द लाइंस representing the direction of the bonds, that is the orbitals containing the bonding electrons is called the bond angle। ये बुकिश लैंग्वेज में आपको लिखा दिया। तो ये बॉन्ड एंगल होता है। हालांकि बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, बॉन्ड लेंथ आपसे पूछी जा सकती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी आपसे पूछी जा सकती है। आखिरी जो बॉन्ड पैरामीटर है वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में लिखिएगा इट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप क्या करें, जो केमिकल बॉन्डिंग में एक लेक्चर होगा जिसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई होगी, वहां पर हमने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की होगी। तो वहां पर जाकर के आप बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर है क्या, इट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। और इसमें हम इतना और लिख सकते हैं यहां पर, दैट इज फॉर सिंगल बॉन्ड, अगर बॉन्ड सिंगल है बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, फॉर डबल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, फॉर ट्रिपल बॉन्ड जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा। और लिख लीजिएगा, यहीं पे एक नोट लिखिएगा, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज इन फ्रैक्शन, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज इन फ्रैक्शन दिस मीन्स बॉन्ड इज इन रेजोनेंस, दिस मीन्स बॉन्ड इज इन रेजोनेंस। तो ये पहली बार हमने ट्रेंड स्टार्ट किया है। जनरली लोग पढ़ाते थे यूट्यूब पे लेकिन नोट्स नहीं बनवाते थे डिक्टेट करके, मैं आपको डिक्टेट करके नोट्स भी बनवा रहा हूँ। तो आप चाहें नोट्स स्किप कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना भी सकते हैं नोट्स को। तो बेटा ये बॉन्ड पैरामीटर्स था। इस वाले लेक्चर के साथ केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर खत्म हो गया। अब आप असाइनमेंट लगाइए, असाइनमेंट को हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर किए जाएंगे। डाउट्स जो आपके हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।